नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज देवदत्त मांझी जी कोलकाता से। मैं स्वागत नमस्कार। कर रहा हूँ देवदत्त मांझी जी का। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप लोगों से सबसे ये भी अनुरोध है कि देवदत्त मांझी जी को फेसबुक पर और एक्स पर फॉलो करें, वहाँ पर ये बहुत एक्टिव हैं और आपको पश्चिम बंगाल की जो यथास्थिति है इनके एक्स अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से बिल्कुल डेट टू डेट, आवर टू आवर मिलती रहेगी। तो ये अवश्य करें। और आइए बातचीत करते हैं देवदत्त जी से। देवदत्त जी, बांग्लादेश में सिचुएशन बड़ा ही टाइट हो रहा है। आज फिर एक खुलना वाले को किसी को मार दिया। तो अब खुलना तो बिल्कुल बॉर्डर पे है अपने। तो इसका क्या पश्चिम बंगाल में भी कोई असर पड़ रहा है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल में जैसे कि जो हिंदू के लिए काम करते हैं वो लोग तो रैली निकाल रहे हैं, हम लोग भी रैली वगैरह करते हैं, पर मुझे लगता है केवल इससे वो लोग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग चाहे जितना छाती ठोक ले, जितना रो ले, जितना अपना सर फोड़ ले, उसमें वो लोग को और खुशी होगा कि ये लोग काम काज छोड़कर रैली निकाल रहे हैं। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, काफिर को खत्म कर रहे हैं, काफिर को मार रहा है। वो लोग को इससे कुछ आता जाता नहीं है। और जो बाकी थर्ड वर्ल्ड है उनको भी कुछ फर्क नहीं है। वहां पर मतलब एकदम शुरू से अभी तक ना जाने कितने लाखों, कितने करोड़ों हिंदू को बांग्लादेश में मार दिया गया है। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट है, दीपू दास को मारा है, कल फिर खुलना में एक हिंदू भाई का बुरी तरह से उसका हत्या कर दिया गया है। तो ये चलता आ रहा है। जब तक भारत में जो बांग्लादेशी जिहादी लोग भारत में हैं, वो लोग जब तक सुख और चैन से है, तब तक बांग्लादेश में हिंदू सुख और चैन से नहीं रह पाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को सिक्योरिटी देने के लिए भारत में जो बांग्लादेशी जिहादी है उन लोग का अनसिक्योर्ड होना बहुत जरूरी है। वो लोग का नींद उड़ जाना जरूरी है। वो लोग का यहाँ पर जो प्रोटेक्शन मिल रहा है ये एकदम नहीं मिलना चाहिए। वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ बांग्लादेशी जिहादी जो है उनके साथ होना चाहिए। बांग्लादेश एकदम जो है निर्लज मानसिकता के लोग हैं। वहां के जो अमीर चोर हैं वो लोग जाते हैं सिंगापुर काफिरों के पास इलाज कराने, और जो जनरल चोर है वो लोग सब आते हैं भारत में इलाज कराने। तो वो लोग के पास ना मेडिकल सिस्टम है, ना खाने का कुछ एडवांस कुछ ऐसा कुछ है, ना दवा है, ना कुछ। केवल वो लोग एक ही चीज जानता है, हिंदुओं का मंदिर तोड़ना, हिंदुओं का नारियों का बलात्कार करना और हिंदुओं का निधन करना, हत्या करना। तो उसको टाइट करना बहुत आवश्यक है। और इसमें मैं बोल रहा हूं कि भारत के जो साधारण लोग हैं, सरकार क्या करेगा ये सरकार समझेगा, सरकार की बातें, पर साधारण जो लोग हैं हम लोग को भी कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन, प्रोपोर्शनल रिएक्शन यहां भी होना चाहिए। आप देखिए, बांग्ला भाषा लेकर बहुत बैलून फुलाती है ममता बनर्जी, उसका पूरा टीम, पर बांग्लादेश में हिंदुओं का निधन हो रहा है वो चुप बैठी है। अमर्त्य सेन चुप बैठा है। वो अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि मैं बांग्लादेश में जाने से बहुत अच्छा रहूंगा, वो भी अभी चुप है। सौरव गांगुली चुप है। बंगाली एलिट जो है, एक कैटेगरी, एक श्रेणी के लोग बिल्कुल चुप है। बांग्लादेश में एक के बाद एक, 100 के बाद 100 हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, मर्डर हो रहा है, और पूरा क्राउड एंजॉय कर रहा है। केवल रात में किसी को जाके खत्म कर दिया ऐसा नहीं है, जिंदा उसको पकड़ के ला रहे पुलिस स्टेशन से, और उसको रोड के ऊपर पीट पीट के मार दिया जाता है, नंगा कर दिया जाता है, उसका बॉडी को ह्यूमिलेट किया जाता है। एक या दो आदमी नहीं कर रहे, हजारों लोग उसको, उसका बॉडी को पीट रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है, उल्लास कर रहा है, आनंद ले रहा है उस हिंदू का हत्या क्या। तो क्या मानसिकता है ये आम हिंदुओं को समझना है, पूरा दुनिया भर का हिंदुओं को समझना है। और बंगाल भी किस ओर जा रहा है, बंगाल बांग्लादेश केवल मतलब कुछ किलोमीटर का फर्क है। बांग्लादेशी बहुत बंगाल में है, करोड़ों यहाँ पर है जिहादी। तो हम लोग भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट पे खड़े हैं, आप सब समझे।
तो भारत में जो बांग्लादेशी जिहादी है उनके ऊपर सेम और नियर टू सेम प्रोपोर्शनेट भी रिएक्शन होना चाहिए, तभी जाके बांग्लादेश में हिंदू थोड़ा सा सुरक्षित रहेगा। और भारत सरकार को और भी बाकी दुनिया का देश को बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। खैर वो अपने हाथ में नहीं है, आम जनता का हाथ में नहीं है, पर यहाँ पर जब रिएक्शन होना शुरू होगा तो वो भी होगा, वो भी फिर बाकी देश के बाकी जो देश है और भारत का सरकार है ये भी बांग्लादेश के ऊपर और दबाव बनाने में मुझे लगता है सक्षम होंगे। तो ये असम में तो कुछ इस तरह का हो रहा है ना? जी, असम में हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह में थोड़ा रिएक्शन तो दिखाई दे रहा है, पर बाकी विशाल भारत देश है वहां पर भी होना चाहिए। क्योंकि तो ये हमारे कंगले जो हैं वो डेली 7 सिस्टर्स बोलते रहते हैं। जी, वही 7 सिस्टर्स बोलते रहते हैं, उसके पास अपना ना दवा है ना कुछ है। पर हाँ, ये लोग देखिए, इनका बात हल्का में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से बाय द पावर ऑफ सॉर्ड और धोखे से एक मक्का से दुनिया के 57 कंट्रीज को इसने कब्जा किया है। सो वी शुडंट टेक देम लाइटली ऑल्सो, उनके बात में सीरियस भी लेना है। और उसका एक जैसे कि एक युद्ध होता है, एक टक्कर होता है, उसी तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए, हल्के में नहीं छोड़ सकते हैं। और हर एक सनातनी का ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ करे, इस विषय पर कुछ करे। और बॉयकॉट तो बिल्कुल सबको करना चाहिए, पर रोड में उतर के हो या जो बांग्लादेशी यहाँ पर है उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। आपका एक अच्छा फेसबुक पोस्ट मैंने देखा था जिसमें आपने कहा था कि भाई जो अभी तक जो कुछ भी सरकार कर रही है असम और बंगाल में वो पर्याप्त नहीं है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो और क्या करने की जरूरत है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा बात है, असम में फिर भी अभी बहुत काम हो रहा है, पर पश्चिम बंगाल में जो एजेंसीज है, मतलब पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे मतलब पश्चिम बंगाल का कोई भी जिला में हो, वहां पर जो मस्जिद है, जो मदरसा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ सुराग है, मतलब टनल है कि नहीं, उसके अंदर क्या गतिविधि है, क्या प्लानिंग उसके अंदर चल रहा है, क्या चीज स्टॉक में है। और बाकी बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे मुर्शिदाबाद के बहुत क्षेत्र है, मालदा है, दिनाजपुर है, कलकत्ता में भी ऐसे बहुत जगह है, साउथ नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, जहां पर पुलिस एक्सेस नहीं कर पाता है, एरिया में घुस नहीं पाता है। तो वहां पर भारत के विरोध में क्या क्या षड्यंत्र रचा गया है, क्या क्या प्रिपरेशन है, ये किसी को पता भी नहीं है। तो जैसे नुपुर शर्मा का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें नेशनल हाईवे को 11 घंटे के लिए लोग बंद कर दिया था। लगभग 70-80 किलोमीटर स्ट्रेच में गाड़ी एकदम लॉक हो गया था, पूरा ब्लॉक हो गया था, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाए थे। पूरा मतलब हालत खराब कर दिया था पूरा पश्चिम बंगाल का। कहीं भी ये लोग जी करता है कुछ भी कर लेता है, और कभी कभी ऐसा करके अपना जो पावर है उसका ये लोग मिसयूज करके टेस्ट कर लेते हैं, ये क्या कर सकता है नहीं कर सकता है। पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का कुछ इसमें सीरियस चिंता नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, कुछ एक्शन भी नहीं है। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, मुझे लगता है, चाहे सेंट्रल एजेंसी करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे, ताकि इनके भीतर में क्या है ये सामने आए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। देखिए, गाजा में कुछ होता है, एक आदमी को अगर वहां मार देता है तो यहाँ पर रोड में सारे मुसलमान और कम्युनिस्ट, सेक्युलर्स, लिबरल सब उतर आते हैं। पर पड़ोस में बांग्लादेश है, वहां पर इतना हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, यहाँ कोई कुछ बोल रहे क्या? केवल जो कुछ हो रहा है, जो हिंदू संगठन है और कुछ लीडर्स है, यहाँ पर रैली निकाल रहा है, साधु संत लोग रैली निकाल रहा है। पर जो यहाँ के आम जो एक सिस्टम है वो लोग पूरा चुप है, चाहे ममता हो, ममता के जितने नेता है वो हो, बंगाली फिल्म जगत हो, सब बिल्कुल चुप है। ये तो अभी कल को तो मेरे समाचार आया कि ये कोई कुलतली नाम का जगह है। हाँ, कुलतली, साउथ 24 परगना में।
तो कुलतली में बताया कि साहब कि वहाँ वो बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहाँ तो कोई टनल भी मिल गया। मैं अभी जिक्र किया ना आपको कि हमको पता नहीं कहां पर इन्होंने कितना टनल बना के रखा है, कुछ है ऐसा बहुत जगह पर है, पर एजेंसी को उतरना चाहिए, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद यहाँ का जो लोग है, जो भारत के भूमिपुत्र है, जो भारत के लिए सोचते हैं, ये इनका सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी है। कौन क्या सोचेगा, कौन देश क्या सोचेगा, किसका सरकार बंगाल में, यार ये बात का बात है। पहले अपना देश को तो हाँ, तो सुरक्षित करना अभी तो चाहिए। ये जिस तरह से बांग्लादेश में चल रहा है और जिस तरह से बांग्लादेश वाला जो है ओपनली धमकी दे रहा है, तो आपको लगता है कि ऐसे में तो प्रेसिडेंट्स रूल तुरंत लगाना चाहिए? देखिए, मुझे भी एकदम मेरा ऐसा सोचना है कि सच में प्रेसिडेंट रूल पश्चिम बंगाल में तुरंत लगाना चाहिए, विदाउट एनी डिले। कौन क्या सोचेगा, क्या करेगा, ये तो बात का बात है। देश सर्वोपरि है, भारत का सुरक्षा सबसे आगे है। तो जो पूरा भारत के विरोध में काम कर रहा है जो सरकार पश्चिम बंगाल में है, तो वो क्या समझेगा, क्या सोचेगा, उसको सोचने से नहीं चलेगा। और अभी प्रधानमंत्री जी आया था सभा करने के लिए, लेकिन वो सभा हो नहीं पाया क्योंकि शायद उस दिन फॉग वगैरह बहुत था, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। तो प्रधानमंत्री जी का सभा से क्या कुछ प्रभाव पड़ा क्या? या मैं सुन रहा हूँ कि मतुआ लोगों का जो है वो नाम नहीं आया एसआईआर में बहुत का, तो उससे बड़ा असंतोष। हाँ देखिए, थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है, क्योंकि जो ऑफिसर लोगों को काम में लगाया गया था उनमें से ज्यादातर जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, टीएमसी मानसिकता के हैं, पुराने कम्युनिस्ट है। तो वो उनके तरफ से बहुत सारे ऐसे मिसमैनेजमेंट, इंटेंशनल मिसमैनेजमेंट हुआ है। पर मुझे अभी जो सुनने को आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को भी, मतलब जो वर्कर्स है, ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, उनको अभी इस काम में लगाया जा रहा है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। तो और ये जो मतलब इतना यहाँ पर घुसा बैठा पड़ा है उल्टा पुल्टा तत्व, तो उसको थोड़ा ठीक करने में थोड़ा समय भी लगेगा, और थोड़ा एक्सपेरिमेंट जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि हो गया है, कि स्टेट का जो एलिमेंट्स है वो लोग तो इसको पूरा सैबोटेज करने का कोशिश किया है। पर अभी इलेक्शन कमीशन सेंट्रल के ऑफिशियल्स को काम में लगाने वाले हैं। अच्छा, एक और जो बड़ा इश्यू यहाँ पे चल रहा है एसआईआर के मामले में, ये कह रहे साहब कि एसआईआर में अर्बन जो वोटर है वो तो 23-23, 24-24, 25-25% घटा है, लेकिन आपका जो मुस्लिम इलाका है वहाँ तो 4-4, 5-5% ही घटा है। जी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं वही बोला आपको कि जो फर्स्ट फेज में, मतलब फर्स्ट में जो लोग काम किए हैं, जो ऑफिशियल्स काम किए हैं, वो उनके तरफ से बहुत सैबोटेज हुआ है। और ऐसा मुझे भी पता है, हमारे पास में 62 नंबर वार्ड है, फुल मेजोरिटी मुस्लिम है उसमें। तो वहां पर भी हम ऐसे बहुत कुछ लोग हैं जो अभी भी जीवित मतलब नहीं है, मर गए हैं, पर उसका मतलब नाम भी हटा नहीं है, रह गया है। मर गया आदमी पर उसका नाम अभी भी है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस है, तो पर उस पर अध्ययन किया जा रहा है। तो वो अभी तो फरवरी तक चलेगा ये, तो बीजेपी फॉर्म 7 भर के दे सकती है ना डिलीट करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए जिनका पास ये जिम्मेदारी है, होपफुली वो लोग कर रहे हैं ये काम। तो आपने अभी कई क्रिश्चियन फैमिलीज को घर वापसी कराया मैंने सुना। जी जी जी, ये हावड़ा में एक जगह है। तो जी। हावड़ा में 15 परिवार को जो ईसाई हो गए थे, उनको उनका घर वापसी हुआ है। और मालदा में हबीबपुर है, वहाँ पर 80 संथाल वनवासी परिवार जो ईसाई बन चुके थे, एक जनरेशन 2 जनरेशन पहले। और वो लोग बिल्कुल ईसाई की तरह, क्रिश्चियन जैसे करते हैं वैसे ही कब्र दे रहे थे, मरने के बाद ग्रेवयार्ड बनाए थे। तो उन 80 परिवार को हमने वापस सनातन धर्म में लाए हैं।
क्रिश्चियन परिवार को। तो देखिए, हम तो मुस्लिम का घर वापसी करते ही हैं, विशेषकर मुस्लिम जो खातून है, मोहतरमा है, उनका ख्वातीन है, उनका भी। तो अभी ईसाई का भी कुछ किए हैं पहले, पर अभी संख्या बढ़ रहा है, हमारा ग्रुप में हो रहा है और फैमिलीज हो रहे हैं। हाँ, फैमिलीज हो रहे हैं तो पूरा का पूरा ग्रुप में होते हैं तो फिर वो पक्का रहता है मामला काफी दिनों तक। जी 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 जी। तो पर इसमें अब क्या है, हमारे विरोध में भी काम करने के लिए और भी लोग एक्टिव हो गए हैं। अच्छा। हाँ। हम्म। तो आप थोड़ा ये बताएं कि अब ये चुनाव की तैयारी जो है वो एसआईआर के अलावा और क्या चल रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, एसआईआर के अलावा पार्टी तो का प्रयास है कि बूथ को और मजबूत करे, और वो भी सही दिशा में चल रहा है। फिल्ट्रेशन चल रहा है, और लोगों को पब्लिक अवेयरनेस का कैंपेन पार्टी चला रही है, वो भी ठीक ही चल रहा है। पर इस बार क्या है, और जोर लगाना पड़ेगा, वायलेंस जो तृणमूल के गुंडे करते आए हैं उसको रोकना है। और केवल इलेक्शन एरिया में जहां पर मतदान हो रहा है उस एरिया में तो रोकना है ही, बाकी के जगह में भी रोकना है। सोचिए, जहां पर वोट देने जाएंगे, वोटिंग होगा, उससे 500 मीटर, 300 मीटर या 1 किलोमीटर दूर में लोग रहते हैं, उनका घर में जाके अत्याचार कर देगा। इस तरह का माहौल ना बने, तो इसके लिए सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट है, एंगल है, इसका पूरा ख्याल रखना अभी आवश्यक है। एक ये समाचार आया था कि आरडब्ल्यूए को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट हैं, जो गेटेड सोसाइटी हैं और जिनमें 500 से ज़्यादा वोटर हैं, उनमें सब में पोलिंग बूथ लगाए जाने हैं। और उसके बाद फिर ममता दीदी ने आरडब्ल्यूए वालों को बुला के धमकाया था, तो आरडब्ल्यूए वालों ने ममता दीदी को लिख के दे दिया कि साहब कि हम तो नहीं करवाना चाहते। फिर उसके बाद बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के और डायरेक्शन आए कि कोई चाहे या ना चाहे इसका कोई मतलब नहीं है, जो भी उसमें है उसमें से आप एक कमरा या जो भी उनका वो है क्लब हाउस वगैरह, उसको आप रिक्विजिशन कीजिए, इलेक्शन का कमीशन के पास पावर है। और अगर ऐसा नहीं है तो टेंट लगा के कराइए, लेकिन लगेगा तो अंदर ही लगेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि इससे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क, पॉजिटिव फर्क तो अवश्य पड़ेगा। पर इसके साथ साथ क्या रिजल्ट में थोड़ा समझ में आता है, कौन सा बूथ से कितना वोट हुआ है किसके पक्ष में, वो समझ में आता है। तो जो गांव के भीतर है, शहर में तो ये हाई राइज बिल्डिंग शहर में है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी नजदीक है और मीडिया फोकस भी रहता है। और पर जो लेकिन सबसे एकदम कम रूरल वोटिंग तो एरिया, शहर में ही होता है ना। जी हाँ जी, सबसे कम वोटिंग तो शहर में ही होता है ना। हाँ सबसे कम, इसीलिए मतलब थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा। पर जो मेजर एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन, सोचिए पुलिस तो कोई काम ही नहीं करता है, पुलिस स्टेशन 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे भी बहुत जगह है जहाँ पर मीडिया फोकस नहीं है, जहाँ पर लोग एकदम, मतलब एकदम एक्सपोज टू एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, मतलब कुछ भी हो सकते हैं उनके साथ। ऐसा जो जगह है वहां पर भी लोगों का सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन को सही व्यवस्था लेना है, करना है, नहीं तो क्या है, ये स्थिति गंभीर हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन और तो और इसलिए हाँ, हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट तो होगा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव हो, और एटलीस्ट अगर वो भी नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन अपने जो सिटीजन्स है उनका सुरक्षा के लिए वो लोग क्या करते हैं वो देखना है। और मेरा ये सुझाव है आम जनता से पश्चिम बंगाल के, कि आप अपना मतलब सिक्योरिटी सिस्टम खुद तैयार करें, ग्रुप बनाए, और कोई अगर कुछ अत्याचार करने आते उसको बढ़िया से पीट के वापस भेजे। अभी कुछ दिनों पहले तो ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी थोड़ा बैकफुट पे गई है, क्योंकि वो ये भी बोली कि साहब
मैं SIR पहले तो SIR में कह रही थी कि तो मैं जो एक भरूंगी ही नहीं, मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगी। लास्ट में फॉर्म भरने का जो टाइम था उसके 15 मिनट पहले भर दी, तो उस चक्कर में उसके बहुत सारे जो काडर हैं वो ममता दीदी वो के लोग देखा देखी भर नहीं रहे थे, वो रह गए। वो लोग भी गए काम से। और उसके पहले बोली थी मैं वक्फ का कुछ नहीं करूंगी, वो वक्फ का करना पड़ गया। फिर उसके बाद बोली कि मैं SIR नहीं होने दूंगी, SIR भी हो रहा है, एक फेज तो पूरा हो गया। तो इस सब से जो ममता दीदी का लॉयल वोट बैंक है उस पर कोई असर पड़ रहा है क्या? देखिए, ममता का हिंदू वोट बैंक के ऊपर तो असर पड़ा है, 2021 से अभी असर पड़ा है और 24 के बाद भी अभी असर पड़ा है। ममता का जो हिंदू वोट्स है वो भी शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ। और जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है, जैसे कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर एक दल बना रहा है, वहां पर कुछ समीकरण हो सकता है, मतलब कुछ वोट वहां पर मुस्लिम वोट ममता से हट के वहां जाए। पर प्रॉब्लम ये कि वो बाद में ममता के साथ अलायंस कर लेगा, तो वोट टू हुमायूं कबीर इज वोट टू ममता बनर्जी, अल्टीमेटली वही होने वाला है जो मुस्लिम वोट उनको देगा। तो हिंदू वोट ममता से हट रहा है, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। पर हिंदू वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, हर हिंदू जाके वोट करे, ये बहुत अनिवार्य है। तो अभी ये जो पिछली बार आपने बात किया था आपस में कि साहब कि ये जो डेड वोटर है इनका 100% वोट पड़ता था, तो ये डेड वोटर इतना चला गया, तो वो डेड वोटर का वोट जो है वो तृणमूल वाला डाल लेता था, तो 58 लाख तो चला गया ये ASTD में, एब्सेंट शिफ्टेड डेड। और नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, सोचिए, डेड वोटर अगर सोच में ऐसे 100 है, तो वो 100 डेड वोटर में से 10 या 20 डेड वोटर का वोट टीएमसी डलवा लेता था। जैसे कि मैं चौरंगी का उदाहरण दे रहा हूँ, सेंट्रल कलकत्ता का सीट है। चौरंगी में जो टीएमसी जीता है 45,000 वोट से जीता है। तो यहाँ पर जो वोट मतलब बाद गया है, मतलब डिलिस्ट हुआ है SIR के वजह से, अराउंड 75,000 है, ठीक है। परंतु यही चौरंगी में पोलिंग हुआ ओनली, सोचिए 50%। 1 लाख लोग ऐसे थे जो वोट ही नहीं डाले। तो ये 75,000 जो माइनस हुआ है, वो 1 लाख जो वोट नहीं डाले उनमें से भी तो 70,000 हो सकता है इसमें। और बाकी जो वोटर का वोटिंग कार्ड का मिसयूज हुआ है उनमें से हो सकता है 5,000 उसमें हो, मिला के 75,000। क्योंकि 1 लाख लोग तो वोट ही नहीं डाला था, वो भी तो है। वो 1 लाख लोग का जो वोट नहीं डालने का कारण बताया गया है, वो मैंने बात किया कुछ लोगों से इलेक्शन कमीशन में, वो कहते हैं कि साहब कि ये चौरंगी में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी कॉलोनी वगैरह है, ऐसा है क्या? हाँ है। और वो लोग ट्रांसफ़र होता रहता है लेकिन उनका नाम नहीं कटता। राइट। पर वो 1 लाख नहीं होगा, मतलब वो 10,000 हो सकता है वैसे। तो चौरंगी में क्या-क्या एरिया आता है आपका? धर्मतल्ला के अलावा ये मैदान एरिया में उसी में आता है क्या? हाँ, उसी में आता है। और ये कैंट एरिया भी ईडन उसी में आता है? गार्डन्स। क्या? कैंट एरिया उसी में आता है क्या? हाँ हाँ, उसी में आता है। हाँ। फोर्ट विलियम एक उसी में आता पोर्शन, है? हाँ एक पोर्शन इसमें आता है। ईडन गार्डन्स इसमें है, आकाशवाणी भवन है, GPO है, जनरल पोस्ट ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, बैंक्शल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, सब इसी में आता यहाँ तो बहुत होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। है। पर वो 1 लाख नहीं होगा, 10,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, उससे ज्यादा हो लेकिन सकता है। यहाँ जो हाई राइज वाले हैं वो वोट नहीं डालते। हाई राइज का वोटिंग एकदम कम होता है, मिडिल क्लास लोग भी बहुत कम डालने जाते हैं। पोलिंग यहाँ बहुत कम, मतलब हिंदू पोलिंग तो बहुत कम हुआ है। लेकिन हाई उसी राइज में का, अगर पोलिंग बूथ खुल जाएगा तब क्या दिक्कत है, फिर तो डाल देंगे ना। हाँ होपफुली तब तो थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये तो अश्योर्ड है। पर ये जब तक एक जन जागरण नहीं होता है, ये एक मिशन नहीं बनाता है आम लोग कि हमको वोट डालना है और यहाँ पर बदलाव लाना है, तो ये जब तक लोगों के भीतर नहीं आएगा तब तक बहुत मुश्किल है।
और ये केवल कलकत्ता नहीं, ये गांव में भी ऐसा, गांव में पोलिंग परसेंटेज हाई है हिंदुओं का, फिर भी मुसलमान से कम है, तो उसको भी ठीक करना है, क्योंकि मतलब कुछ भी, मतलब नो स्टोन्स मस्ट बी लेफ्ट अनटर्न्ड, ये मेरा कहना है। सब कुछ करना है ये चुनाव जीतने के लिए। तो उसके लिए पार्टी की तरफ से क्या हो रहा है? नहीं, पार्टी तो मैं आपको बताया कि बूथ में हर बूथ में एजेंट बैठे, उसका व्यवस्था में भी पार्टी लगा हुआ है, सिस्टम ठीक हो और भी मजबूत हो, प्रचार ठीक तरीके से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो काम किया है उसका प्रचार, और ममता का जो फेलियर्स है उसका भी प्रचार। तो ये सब मिला के पार्टी तो अपना काम कर रही है, पूरा चेष्टा में है, और मुझे लगता है कि सेंट्रल भी पूरा इसमें जोर लगाएंगे इस बार, और हम सबका मेहनत से, आप सबका गाइडेंस और शुभकामना से इस बार बंगाल में बीजेपी को फतेह हासिल होगा। अच्छा, ये जो हुमायूं कबीर पार्टी बना रहा है और जो इसने ये बाबरी मस्जिद वाला कारनामा किया है, लोग तो कहते हैं कि इस पे तो ममता दीदी का अप्रत्यक्ष हाथ है इसमें, लेकिन अगर ये सेपरेट पार्टी बना के और ओवैसी वगैरह के साथ में लड़ेगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में लगभग 22 सीट है जहां पर ये लड़ेंगे, अगर ये अकेले जाते हैं लड़ेंगे, अगर वो ये अलायंस करते हैं कांग्रेस सीपीएम ये लोग के साथ, तो कुछ सीट्स में ये लोग का अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो वहां पर भी अगर सोच लेते, अगर इनको पूरा सीट मिल गया सपोज, बाकी बंगाल में ये लोग टिकट सीट्स नहीं देने वाले हैं, और वहां पर भी अगर इनको सीट मिल गया आफ्टर इलेक्शन, ये ममता के साथ कोएलिशन कर देगा। ये पूरा सिंपल है, बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा रहेगा। तो हिंदू जैसे कि थोड़ा आईएसएफ की ओर झुक गया था एक समय में, थोड़ा सा हिंदू, मतलब 2-4 हिंदू होंगे झुक गए थे, 2-4 हिंदू अगर उनके तरफ भी झुकते हैं, ये हिंदुओं के लिए बहुत नुकसान होगा। तो उनको अपना काम करने देना है, वो जो कर रहा है करे। अगर बाबरी मस्जिद बनाएगा, फिर से कार सेवा होगा, उसको भी, उस ढांचे को भी गिरा देना चाहिए। और बाकी जो पॉलिटिकल मैटर है वो जो करना है करे, अपने को, अपने आप को मजबूत करना है और इस मिशन को प्रायोरिटी देना है। अच्छा, नॉर्थ बंगाल में क्या स्थिति है? नॉर्थ बंगाल में कंपैरेटिवली तो पॉजिटिव है, दक्षिण से नॉर्थ का थोड़ा स्थिति और मजबूत है नॉर्थ बंगाल का। हाँ, तो नॉर्थ बंगाल में स्थिति पहले से तो अभी अच्छा है, थोड़ा सुधार भी हो रहा है, लोगों में जागरूकता है, और जो बांग्लादेश में हो रहा है ये हिंदूज को यूनाइट कर रहा है। सोचने को जो न्यू, मतलब सेकुलर्स थे, वो भी आज सोचना शुरू कर दिए हैं, और ये सारा बंगाल में ही है। नॉर्थ बंगाल में भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और पुराने जो हिंदू है वहाँ के, तो एक समय पर 70-80 साल पहले वो सब बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो वो लोग भी अभी सोचने को विवश हो रहे हैं। ये राजवंशी समाज तो ज्यादातर नॉर्थ बंगाल में ही है ना? जी जी जी, ज्यादातर नॉर्थ बंगाल में है। और ये मतुआ और नामशूद्र जो है ये इधर साउथ में। ये साउथ बंगाल में ज्यादा है मतुआ, उत्तर 24 परगना में सबसे अधिक है, नदिया में भी बहुत है। तो अभी ये बात सुनने में आ रहा था कि साहब के मतुआ लोग जो है उनका सीए है वो बहुत धीमा चल रहा है। जी, बहुत धीमा चल रहा है, धीमा चल रहा है। देखिए, मतलब भारत में जो भी मैटर थोड़ा कोर्ट में जाता है, या कोर्ट रिलेटेड या कोर्ट के इर्द गिर्द जो होता है, वो थोड़ा धीरे ही हो जाता है। कितने लाखों करोड़ों केस भी पेंडिंग है, तो सीए का मैटर में टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए जो जो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको प्रायोरिटाइज करके इन लोगों का समस्या का तुरंत समाधान हो, ये होना चाहिए। पर इनको, मतलब जो मतुआ है वो हमारे हिंदू, हम लोग हिंदू ही है सब, तो चिंता का कोई बात नहीं है। भारत में जो हिंदू है वो सब सुरक्षित रहना है,
और सबका वोट अधिकार है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी हम सबके लिए नहीं सोचते, ऐसा एकदम नहीं है। मोदी जी हम सबके लिए सोचते हैं। जितने हिंदू है भारत में और भारत के बाहर भी, भारत उनका स्थान है जहां पर वो गर्व से सुरक्षित रह सकता है। तो यदि बांग्लादेश का हिंदू भारत में आना चाहे तो उसके लिए सरल साधन क्या है? देखिए, सरल साधन तो ये है कि उनके लिए वीजा को प्रायोरिटाइज किया जाए और उनका जो सिक्योरिटी है, क्योंकि वो अपना गांव से चल मतलब आएगा किसी तरह से, बॉर्डर से फिर ना अंदर मतलब भारत में प्रवेश करेगा। इस पर थोड़ा विचार जो स्पेशलिस्ट है, एजेंसीज है, ये लोग को करना चाहिए कि उनको कैसे सुरक्षित हम यहाँ लाए। और सेकंड है, अगर हमारा पॉलिसी है कि वो लोग वहाँ रहे तो वहाँ कम से कम सुरक्षित रहे, इसका व्यवस्था तो होना चाहिए। क्योंकि आज जो थोड़ा बहुत बचा है, वो लोग अगर कन्वर्ट हो जाता है, अपना खतना करा लेते हैं, तो वो तो भारत के लिए और सरदर्द हो जाएगा। आज बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं वो सब तो 5 साल पहले थोड़ा इससे कम था, 20 साल पहले और भी कम था, और 100 साल पहले तो और भी कम था। अगर 100 साल पहले इसका स्टेप हम लोग सही लेते, बांग्लादेश में इतना मुसलमान बनने नहीं देते, तो आज भारत के लिए इतना सरदर्द नहीं होता। तो हम लोग को जो भी करना है तुरंत करना है, बिकॉज एवरी पासिंग डे वी आर लूजिंग आवर ग्राउंड, वी आर लूजिंग आवर पीपल, बोथ इन भारत, ऑल्सो इन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह। तो हमको हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको सुरक्षित रखना है, चाहे कोई भी एक्शन लिया जाए, पॉलिसी लिया जाए। और जो जिहादी हमारे विरोध है, जो सॉफ्ट है अभी भी, उनका घर वापसी करने के लिए पूरा भारत में जितने हिंदू है सबको ये मिशन लेना चाहिए कि हम घर वापसी करेंगे। जो मुस्लिम समाज से लोग आना चाहते हैं, विशेषकर उनके जो महिला है, उनको वहाँ से निकाल के बाहर लाना चाहिए उनके भलाई के लिए, और घर वापसी होना चाहिए, चाहे बांग्लादेश में हो, भारत में हो, या कहीं भी हो। ये जो अभी ये कंट्रोवर्सी चला यहाँ पे जो है, ये नीतीश कुमार जी ने किसी का निकाब हटा दिया और उसको लेके बड़ा हल्ला गुल्ला किया, तो अभी पता चल रहा है कि वो शायद बांग्लादेशी है। हो सकता है, मुझे ये इसका डिटेल पता नहीं, हो सकता बांग्लादेशी है और उसका ये हटा दिया तो उसको बहुत अपमान हो रहा है। और उसका जब हलाला हो रहा है तब अपमान नहीं है, तब वो उसका कुछ अंदर में कुछ हर्ट नहीं हो रहा है। हलाला जब हो रहा है, जब उसका बच्चा को जिहाद कराया जा रहा है, बम बांध के कमर में 100 आदमी का हत्या करता है, तो वो सब सही है। तो उसका चेहरा में कुछ ऐसा कुछ है क्या जिसमें शर्म आना चाहिए कि मुंह ढक के चलो, कुछ क्या हुआ है तो कि मुंह ढक के रखना है? ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हर जो मुस्लिम महिला है और पुरुष भी है, उनको इस्लाम को फॉलो करना चाहिए ठीक तरीके से, अगर वो मुस्लिम नाम रखा है तो, और उनको सब बुर्का पहनना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके लिए ठीक है। पर व्हेन नेवर क्वेश्चन, दे मस्ट ओपन देयर, उनका फेस को अनहाइड करके दिखाना चाहिए। जब भी कोई सवाल हो या कुछ हो, दिखाना चाहिए, ताकि समाज को पता चले, बाकी समाज को, कि उनमें और हम में फर्क क्या है सोच में। वो और हम तो एक नहीं है, जैसे वो बोलता है हम भी वही बोल रहे हैं, वो और हम तो एक नहीं है। ये उनका यूनिफॉर्म है और हम लोग तो खुला घूमते हैं। अच्छा, ये जो ट्राइबल एरियाज है, इसमें आपके झारखंड वालों का कितना प्रभाव है? ये जो हेमंत सोरेन वगैरह जो है, इनका उधर प्रभाव है क्या? उधर सोच रहे हैं कि वो भी अलग से चुनाव लड़ेंगे, तो वो ट्राइबल नहीं वाले देखिए, जो बीजेपी को वोट देते हैं उनका भी वोट काटेंगे। उधर से भी तो स्ट्रेटजी नहीं, चल रहा है ना हर तरह का। हाँ स्ट्रेटेजी चल रहा है, पर बंगाल में ट्राइबल लोग ऐसे ही भाजपा के पक्ष में है, तो यहाँ पर और कोई आने से भाजपा को नुकसान नहीं होगा। ट्राइबल भाजपा के पक्ष में है। पर इस बार 2024 का जो चुनाव है, बांकुरा में जो था, ट्राइबल्स भी और वहाँ के बाकी लोग भी बीजेपी से थोड़ा सा अपना मुंह हटा लिया था, क्योंकि
वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम थे पार्टी का। तो अभी अगर होपफुली पार्टी इस समस्या का समाधान कर लिए होंगे अभी तक, तो ट्राइबल का, संथाल का वोट पूरा बीजेपी को ही जाएगा, पहले जैसा आया है। पुरुलिया में भी ट्राइबल अधिक से अधिक है, मतलब मेजोरिटी है ट्राइबल पुरुलिया में, तो वहां पर भी तो भाजपा को वोट अच्छी तरह से लोग दिया है, क्योंकि ट्राइबल के लिए बहुत काम किया है। मैं खुद ट्राइबल एरियाज में जाके काम करता हूँ, मुझे फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है कि ट्राइबल्स आर वेरी हैप्पी विथ बीजेपी, विथ एनडीए एंड मोदी जी। और ट्राइबल्स को ये टीएमसी वाला धमका भी नहीं पाता है। हाँ, धमका नहीं पाते हैं, उसके पास धनुष और बाण है, लगा देंगे सुई के तरह। लेकिन ये हिंदी स्पीकिंग एरिया में वोटर का नाम बहुत कटा है, मैं सुना। जी जी, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर सच में ऐसे बहुत सारे वोटर्स थे जिनका बिहार में भी नाम है वोटर लिस्ट में, और कहीं भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे बहुत लोगों का कटा है। और जो लोग एकदम, मतलब सोचिए, आज यहाँ पर कहीं भाड़ा में रह लिया, जो एकदम लेबर क्लास के हैं, आकल कहीं और जाके भाड़ा में रुक रहा है, तो उनका वोटर कार्ड पहले जहाँ रहते थे वहां से बना हुआ है, पर वो जेन्युइन है, पर उनका भी नाम कट गया, ऐसा भी कुछ है। अच्छा, वो तो खैर इसलिए भी कह रहे हैं ना कि जो कोलकाता का जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है, जोरासांको है, जैसे जोरासांको में हाँ कोई 25% वोट कट गया। हाँ, कट गया है। तो वही है, डबल एंट्री था उसमें से बहुत सारे का। जोरासांको में भी 50% से कम वोट पड़ा था, जैसे चौरंगी हाँ, में पड़ा वहाँ पर था। भी, हाँ। तो ही है, मतलब बहुत सारे लोग आप जैसे बोले सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करते हैं, पर वो मतलब 5,000, 7,000, 10,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं। भद्रलोक किधर जा रहा है? भद्रलोक का देखिए, मेन है, भद्रलोक में भी एक वो हो गया है, भाग हो गया है। एक श्रेणी भद्रलोक तो अभी उनको पता है कि परिवार को अगर बचाना है, संपत्ति अगर बचाना है, घर बचाना है, तो ममता को तो हटाना पड़ेगा। क्योंकि ममता बाद में, अभी जो हमारे पास दाढ़ी वाले टोपी वाले जियादी है, ये हमको निकल जाएंगे, ये भद्रलोक को समझ में आ गया है। वेस्ट मॉल में जो हुआ, कभी भी कलकत्ता का सड़क में जो हो जाता है, भद्रलोक भी अभी पूरा घबराया हुआ है। तो भद्रलोक नहीं तो ये इनेबल किया है ना इतने दिनों से, पिछले 40-50 हाँ साल से, सेक्युलर करके। जी 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 जी, राइट। भद्रलोक ही, सीपीएम को भी ऑक्सीजन भद्रलोक दिया, सो कॉल्ड हाँ भद्रलोक। हाँ। और ममता का भी पूरा ऑक्सीजन, हिंदू ऑक्सीजन सिस्टम भद्रलोक ही दिया है। वही लोग नैरेटिव सेट किया है। पर अभी कल ही यहाँ का एक सिंगर है, बंगाली सिंगर है, लेडी है, लड़की है, तो उन्होंने, वो कुछ नंबर्स गा रही थी, तो वहां पर एक टीएमसी का वो आ गया नेता, तो उसका गाना में माँ माँ ऐसा था, माँ मतलब माँ काली, जागो माँ माँ, दुर्गा देवी, जागो माँ। माँ जागो हाँ। माँ। तो उसको आके वो रोक दिया, बोले सेकुलर गाना गाओ। एकदम आके, एकदम चेहरा के सामने आके उसको मारने के लिए जा रहा था वो। तो ये भद्रलोक का आंख ये लोग खोल रहा है, क्योंकि जब तक ये जो सिंगर है, जब तक अभी ये बहुत वोकल हो गई है, कल से बहुत बोल रही है इस विषय पर कि मुझे मार देता, मेरे साथ ऐसा हुआ। जब तक इनके साथ नहीं हो रहा था, तब तक ये भी शायद चुप थी। बांग्लादेश में हत्या हो रहा है, या हरगोविंद दास, चंदन दास को मुर्शिदाबाद में मार दिया जा रहा है, ये लोग सब चुप। पर जब इनके साथ थोड़ा सा हो गया, केवल गाने के लिए उसको रोक दिया गया, उसके ऊपर मतलब अटैक करने के लिए वो आ गए, तो वो एकदम वो जाग गई और समझ गई कि हमको अगर अपना, सोच लीजिए, सोकल सेकुलरिज्म को भी मेंटेन करना है, तो इनको दूर रखना है। ये एक बंगाल में एक विचित्र स्थिति है, मैं देखता हूँ कि बंगाल में ज्यादातर जगह जो है वो जो उच्च समाज है वो भाजपा के साथ है, पूरे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन बंगाल में उल्टा है। बंगाल में जो
आपका पिछड़ा हुआ समाज है वो पूरा पिछड़ा हुआ समाज, दलित समाज, ये सब भाजपा के साथ है, और जो भद्रलोक है, उच्च वर्ग है, वो खिलाफ रहता है। देखिए यही बंगाल का ये जो क्या है साइकोलॉजी है? क्योंकि असम में भी ऐसा नहीं है। असम में भी जहाँ आपका जो बांग्ला भाषी जो क्षेत्र है, वहां भी ऐसा नहीं है। वो भद्रलोक वहां भाजपा के साथ ही है। असम में पूरे में देखिए भद्रलोक भाजपा के साथ ही है, बाकी लोग भी है, लेकिन यहाँ जी भद्रलोक जो है वो पूरा भाजपा के उल्टा रहता है। ये कौन सी देखिए साइकोलॉजी? देखिए मेरे को जो लगता है वो ये है कि बंगाल में, मतलब मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो हमारे ऑपोजिट में भी है पर हिंदू है या सो कॉल्ड सेकुलर है, हम उनसे भी मिलते रहते हैं। आज भी मैं हाई कोर्ट गया था एक मेरा बेल का मैटर के लिए, तो वहां पर भी मैं कुछ जो मुस्लिम लॉयर्स है वो भी आके मेरे से बात कर रहा था, हिंदू लॉयर्स भी बात कर रहा था, सीनियर लोग हैं। तो एक चीज मुझे समझ में आता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो सेंट्रल पावर सिस्टम है, ये लोग किसी ना किसी तरीके से, कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि बंगाली को डिप्राइव करना चाहते हैं, एंटी बंगाली, ये ऐसा नैरेटिव ये लोग यहाँ पर स्प्रेड करते हैं, चाहे बांग्ला पोक्को हो या कोई हो, जो एंटी बंगाली नैरेटिव ये लोग स्प्रेड यहाँ करते हैं, पर वो सच नहीं है। उनका एक युक्ति ये है कि देखो गांधी जी और नेहरू ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे बढ़ने नहीं दिया। उनको जो उनका उचित सम्मान है ये गांधी और नेहरू ने ही दिया। ये लोग का ये भी तो कहना गांधी है। और नेहरू तो कांग्रेसी थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ। और ये हाँ, लोग का तो ये भी श्यामा कहना, हाँ, नहीं तो नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो ध्यान। जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ थे। तो यहाँ पर ये लोग का ये कहना है कि सेंट्रल में जो रहता है ये थोड़ा एंटी बंगाली होते हैं, ऐसा ये लोग स्प्रेड करते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं जैसे कि आपको बताया, भद्रलोक, सो कॉल्ड भद्रलोक भी नैरेटिव चेंज कर रहा है। और हमारा भी जो काम है, देखिए हमको मतलब ओपन सपोर्ट तो भद्रलोक नहीं करते हैं, पर मैंने एक मतलब कैजुअली एक वीडियो रिलीज किया था, पर उसका इफेक्ट मैं बताता हूँ। मैंने एक शक्ति द इको हिंदू इकोसिस्टम तैयार किया, एक जस्ट ऐसे पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से मैं बोला किसी को मुसलमान का दुकान से, जिहादियों का दुकान से जो थूक मिलाएगा खाने में, ये सब करेगा या तो राइसिन मिला देगा, आपको उनसे कुछ खरीदना नहीं है। आपको अगर कुछ खरीदना, आप हिंदू सिस्टम से खरीदो, स्पेशली जो नॉनवेज आइटम्स है, मीट चिकन वगैरह सब, फिश। तो हमने ऐसा एक नंबर डिस्प्ले कर दिया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, दुर्गा पूजा का सप्तमी से किया था मैंने, उस वीडियो रिलीज हुआ था। 6000 कॉल आए, मतलब व्हाट्सएप और कॉल्स आए कि हमको आपका सामान चाहिए। दूर दूर से, मैं वहां पर बोलना भूल गया कि मैं ये कलकत्ता में ही शिफ्ट करने वाला हूँ, कलकत्ता, नॉर्थ कोलकाता, वो भी उस समय। अभी तो साउथ और नॉर्थ दोनों में हम लोग दे रहे हैं। तो इतना रिस्पॉन्स, और ये कॉलर्स जो थे सब भद्र लोग थे, सब कलकत्ता, मतलब मोस्ट ऑफ देम 80% कलकत्ता के ही जो डॉक्टर है या बैंक में काम करते हैं, टीचर्स है, ये लोग ही कॉल करके नॉन हलाल खाना इनको खाना है और नॉन हलाल तरीके से ही लेना है। तो ये लोग का कॉल आ गया। मैं तो मतलब बाद में मैं 2 जन को बिठाकर खाली कॉल करके माफी मंगवाया कि हम इतने कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमको इसको थोड़ा ठीक करने में समय लगेगा, अभी धीरे धीरे पाइपलाइन में आ रहा है। ये तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जी, खासतौर से जो भद्रलोक का, मैं तो देखते हैं कि साहब की बड़े बढ़ चढ़ के जो है वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, और कुछ भी होता है कुछ नहीं बोलते। ममता दीदी का आवाज नहीं निकला दीपू चंद्र दास के ऊपर, जी जी, और जो हमारा जो ये हरगोविंद दास और ये जो इनको चंदन दास, चंद्र दास इनको आ रहा था, तो उस पर भी ममता दीदी का आवाज नहीं निकला। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, आज इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई कर दी जो लोगों को जिसके बारे में संदेह था। तो आपको सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ हमको सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, हो सके तो सपोर्ट भी कीजिए। मेरे हमारा जो काम है यहाँ पर मिशन है। बिल्कुल आपको जो है एक्स पे और फ़ेसबुक पे फ़ॉलो करें आप लोग और सपोर्ट भी करें। देवदत्त जी ग्राउंड पे बहुत मज़बूती से काम कर रहे हैं। ठीक है जी।